इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी लवणता को बढ़ाने वाले कारक का पहला विभाग। अब विभाग की बात करें तो हम हिम निर्माण होने से भी क्या होता है, लवणता बढ़ती है। ध्रुवों पर क्या होता है, हिम निर्माण के कारण मामूली सी वृद्धि आ जाती है लवणता की मात्रा में। और इसके बाद हम बात करें सी भाग की, इसमें आता है वायुमंडलीय दशाएं होती है, जैसे प्रति चक्रवात में वायु स्थिर हो जाती है और उच्च तापक्रम पाया जाता है, जहाँ पर वहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है, वर्षा होती ही नहीं है। पवनों के नीचे बैठने के कारण उच्च वायु दाब के कारण क्या होता है, वहाँ पर भी शुष्क मौसम रह जाता है और वहाँ पर भी लवणता अधिक पाई जाती है। और यह कंडीशन कहाँ पर देखने को मिलती है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में, कर्क और मकर रेखा के आसपास के रीजन्स में ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। फिर ये तो थे बढ़ाने वाले, और अनुवर्ती क्षेत्र बोलते हैं। ये तो वायुमंडलीय जो ये दशाएं बताई, इनको जो है ये वाले जो है अनुवर्तीय क्षेत्रों में होते हैं। लवणता को कम करने वाले फैक्टर देख लेते हैं हम। कम करने वाले फैक्टर देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा वर्षा, एक तो वर्षा की मात्रा, वर्षा आ जाता है हमारा पहला पॉइंट। जहाँ पर क्या होता है, वर्षा अत्यधिक होती है, वहाँ पर क्या होता है, नमी की मात्रा बढ़ जाती है और जिससे क्या होता है, लवणता की मात्रा में कमी आ जाती है। जैसे भूमध्य रेखा के आसपास तापमान तो अधिक रहता है, वाष्पकण अधिक रहता है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो है वर्षा की मात्रा अत्यधिक होने के कारण आर्द्रता बढ़ जाती है। आर्द्रता के कारण क्या होता है, आर्द्रता के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो है स्वच्छ जल की जो है वर्षा के द्वारा पूर्ति हो जाती है, जिससे क्या होता है कि लवणता की मात्रा में कमी आ जाती है 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में। फिर नदियों का जल, जहाँ पर अगर रिवर गिरती है वहाँ पर क्या हो जाता है, स्वच्छ जल की पूर्ति करवा देती है महासागरों में। उससे क्या होता है कि स्वच्छ जल के मिलने से जो है लवणता की मात्रा में कमी आ जाती है। फिर होता है मेल्ट वाटर, मेल्ट वाटर, जहाँ पर बर्फ पिघलती है वहाँ पर मेल्ट वाटर के कारण क्या हो जाता है, लवणता कम हो जाती है बर्फ के पिघलने से। जो है मेल्ट वाटर के कारण भी लवणता की मात्रा में कमी आ जाती है। फिर आता है हमारा, ये तो थे कमी लाने वाले फैक्टर।
फिर आ जाता है हमारा मिश्रण। मिक्स कैसे हो जाता है जल, उसके बारे में बात की गई है। मिश्रण करने वाले कारक, इसमें आ जाएंगे हमारी महासागरीय गतियाएं। महासागर में होने वाली गति जैसे धाराएं, महासागरीय धाराएं और जो महासागरों का क्या होता है, महासागरीय धाराएं क्या करती हैं, जैसे गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर इस प्रकार से जो धाराएं ठंडे जल को गर्म जल की ओर ले आती हैं और गर्म जल को ठंडे क्षेत्रों की ओर लेके जाती हैं धाराएं। इससे क्या होता है कि कम लवणता वाला जल जो है अधिक लवणता की ओर और अधिक लवणता वाला जल कम लवणता की ओर आ जाता है। इससे जो है मिक्सचर हो जाता है, जिससे जो है महासागरीय जीव जंतुओं के लिए एक जीवन संभव हो जाता है आर्द्रता का संतुलन रहने के कारण से। ये तो थे फैक्टर। सबसे पहले हमने बात की थी बढ़ाने वाले लवणता को, फिर कम करने वाले, फिर मिक्स करने वाले, तीनों ही प्रकार के फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया है। अभी हम देखते हैं वितरण, सागरीय लवणता का वितरण। वितरण दो प्रकार से पढ़ते हैं हम, एक तो होता है हमारा जो है हॉरिजेंटल और दूसरा होता है वर्टिकल। हॉरिजेंटल में हम जो है अक्षांशों का सहारा लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और वर्टिकल में हम ऊंचाई इत्यादि जो ट्रायंगल है, जो हमारा 3D है, हमारा जो महासागर है पृथ्वी तो 3D है, तो इसी वजह से हम उनको वर्टिकल वे में भी स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्षैतिज वितरण में देखें तो क्षैतिज वितरण सागरीय लवणता का वितरण दो प्रकार से बताया मैंने। पहला रहता है हमारा क्षैतिज वितरण। इसमें क्या करते हैं, अक्षांशों का सहारा लेते हैं हम, और इसको किससे दिखाते हैं, आइसोहलाइन। ये किसको दिखाती है, समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोहलाइन का नाम दिया जाता है। अक्षांशीय वितरण में हम बात करें तो
क्षैतिज में ही अक्षांशीय वितरण। वैसे तो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जो है लवणता की मात्रा में कमी आ जाती है, लेकिन भूमध्य रेखा के आसपास भी लवण सबसे जो है कम लवणता मिली है पाई जाती है। इसका कारण ये है, भूमध्य रेखा के आसपास भी लवणता कम होने का कारण है स्वस्थ जल की आपूर्ति हो जाती है अत्यधिक वर्षा के कारण, और वहाँ पर जो है आर्द्रता अत्यधिक है, जहाँ पर हर समय बादल छाए रहते हैं, आर्द्र मौसम रहता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि 0 डिग्री के आसपास जो लवणता कम होती है, और इसके बाद जो है बिल्कुल अक्षांशों के हिसाब से चलता है। उच्च अक्षांशों में लवणता कम और निम्न अक्षांशों में लवणता अत्यधिक होती है कर्क और मकर रेखा के आसपास। मकर रेखा के आसपास अत्यधिक लवणता होती है, इसके बाद भी लवणता कम हो जाती है। ये सिर्फ ये इसका कारण अलग है। तो ये तो था हमारा अक्षांशों के हिसाब से। और आयन मंडल में जो है आयनवर्ती मंडल में अत्यधिक लवणता का कारण है, क्या होता है अत्यधिक लवणता का कारण? उच्च लवणता का कारण है उच्च वायुदाब, उच्च तापमान, न्यून आर्द्रता, ये इसका कारण है। उच्च लवणता 20 से 40 उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है। 20 यहाँ से आ जाता है और 40 यहाँ से आ जाता है, इनके बीच में है जो 20 से 40 उत्तरी अक्षांश में अत्यधिक जो है लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। हम क्षैतिज वितरण को ही पढ़ रहे हैं, तो अभी देखते हैं। चालीस से 60 के बीच जो है, यानी कि 40 से ऊपर जाने पर 60 के बीच दोनों ही गोलार्ध में लवणता में कमी आ जाती है। 40 से डिग्री से 60 के बीच दोनों ही गोलार्ध में ये यहाँ पे हमारा 40 से 60 की जो पेटी आती है ना, 40 से 60 के बीच ये वाली पेटी, इसमें क्या हो जाता है लवणता में कमी आ जाती है। उत्तर में रह जाती है हमारी लवणता यहाँ पर 31 ये 1000 ऐसे डिनोट करते हैं, और इस पर रह जाती है दक्षिण पर रह जाती है, ये वाली रह जाती है हमारी 33 प्रति 1000। इस प्रकार से ये यहाँ पर सर्वाधिक कमी आ जाती है लवणता में। फिर अक्षांशों के अनुसार अगर हम जोन बनाए तो हमारे 4 जोन बन जाएंगे। अक्षांशों के हिसाब से हम जोन बनाए तो हमारे 4 जोन बनते हैं। जोन बात करें तो हम मंडल, अक्षांशों के अनुसार मंडल, अक्षांश के अनुसार मंडल कितने होते हैं? लवणता के मंडल 4 बन जाएंगे हमारे। ये हमारी पृथ्वी है, पहला आ जाएगा हमारा मंडल। उष्ण जोन आ जाता है, उष्ण मंडल
आ जाता है। इसका अक्षांश रहता हमारा 20 से 40, 20 से 40, दोनों ही गोलाधार में, दोनों ही गोलाधार में आ जाता है। ये आ जाता है हमारा 20 से 40 का एरिया, ये वाला मंडल 20 से 40। फिर इसमें कितनी लवणता रहती है? 36 प्रति हजार तक इसमें लवणता की मात्रा रहती है। फिर ये आ जाता है हमारा ये वाला 0 डिग्री के आसपास वाला दूसरा मंडल। ये क्या है? कम लवणता वाला मंडल है। ये उच्च लवणता वाला हाई सैलिनिटी वाला, और ये 0 डिग्री वाला विषुवत वाला। ये कितना है? 20 से कम लवणता रहती है इसमें। क्या है ये वाला आ जाता है लो सैलिनिटी। थर्ड रहता हमारा शीतोष्ण। शीतोष्ण में भी क्या रहता है? न्यून लवणता है, लो सैलिनिटी। शीतोष्ण आ जाता है फिर हमारा इसके यहाँ से शीतोष्ण आ गया 3rd नंबर का। फिर इसके बाद आ जाता हमारा इसके बाद आता है हमारा 3rd में भी लो सैलिनिटी, और फिर 4th में उपद्रवीय में भी क्या आता है? लो सैलिनिटी आ जाती है 4th में भी। सर्वाधिक लवणता की हम बात करें तो सिर्फ कहाँ पर रहती है हमारी? ये वाला जो मंडल है उष्ण मंडल में अत्यधिक लवणता रहती है 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच। बाकी सभी में जो है लो लवणता रहती है, कम रहती है। और भूमध्य रेखा के आसपास ये लगा हुआ 20 लवणता रहती है। ये तो था अक्षांशों के हिसाब से। अब देखते हैं अलग अलग महासागर के हिसाब से लवणता का वितरण। अलग अलग महासागर के हिसाब से बात करें तो हम अलग अलग में देखते हैं। सबसे पहले हम प्रादेशिक वितरण कहते हैं, जिसे प्रादेशिक वितरण। प्रादेशिक वितरण में हम बात करें तो क्या आता है? सबसे पहले हमारा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में बात करें किस प्रकार से लवणता है? सबसे बड़ा महासागर है और एवरेज लवणता रहती है इसकी। एवरेज में बात करें तो हमारी रहती है 35.67 प्रति हजार, ये रहती है एवरेज में। और 15 से 20 के बीच रहती है 36। और दक्षिण में अत्यधिक रहती है 37 रहती है। दक्षिण में ज्यादा रहती है। ये तो थी एवरेज। और उष्ण में बात करें तो 36 इत्यादि और 37 तक
पहुंच जाती है दक्षिणी गोलार्ध में, कर्क और मकर रेखा के आसपास। ये तो था प्रशांत महासागर का। फिर अटलांटिक में बात करें तो हम अटलांटिक, ये तो थी प्रशांत महासागर की बात। अब अटलांटिक, अटलांटिक महासागर में देखते हैं एवरेज में बात करें तो एवरेज रहती है यहाँ पर 36। यहाँ पर अटलांटिक में जो है ज़्यादा है सबसे, ये एवरेज में सॉरी 35 पॉइंट, अटलांटिक में 35.67% है, जबकि प्रशांत में 34% थी। अब मैं प्रशांत का फिर से बता रही हूँ भाई, प्रशांत का फिर से बता रही हूँ। प्रशांत में एवरेज थी 34 और 15 से 20 अक्षांश के बीच जो उत्तरी गोलार्ध में 35 और दक्षिणी गोलार्ध में अधिक थी 36। फिर अभी अटलांटिक में बात करें तो हम 35 तो रहती है हमारी एवरेज, 35 पॉइंट समथिंग, और 36 हो जाती है हमारी उत्तरी गोलार्ध में, 37 हो जाती है हमारी दक्षिणी गोलार्ध में। फिर हिंद महासागर में बात करें, उत्तरी गोलार्ध में थी 36, उत्तरी गोलार्ध में 36, उत्तरी गोलार्ध में 36 और इसमें 37 अटलांटिक इस प्रकार से, यानी कि दक्षिण में अधिक है ना लवणता। कारण ये भी हो सकता है कि दक्षिण में महासागरों का आकार बड़ा है, जितने भी जो है लैंड एरिया है वो सभी उत्तरी गोलार्ध में अत्यधिक है, इसी वजह से महासागरों का आकार जो है दक्षिण में अत्यधिक है, तो वहाँ पर लवणता अधिक है एरिया के हिसाब से, एरिया ज़्यादा है ना इसी वजह से शायद। फिर आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर में लवणता बतानी हमें, महासागर, हिंद महासागर में लवणता बतानी है। हिंद महासागर में जैसे ये भारत का ये इस प्रकार से हो जाता है ना, ये तो होगी, ये तो अरब सागर हो गया, अरब सागर, और ये हो गया हिंद, ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर लवणता कम है और अरब सागर में अत्यधिक है। बंगाल की खाड़ी में कम होने का कारण है, बंगाल की खाड़ी में लवणता कम होने का कारण है, यहाँ पर जो है गंगा नदी आकर मिलती है, जिससे क्या है कि गंगा नदी द्वारा लाए हुए जल से लवणता कम हो जाती है शुद्ध जल के कारण। और यहाँ पर जो है शुष्क मौसम के कारण वाष्पीकरण अत्यधिक होता है, और कुछ अन्य मुख्य नदियाँ भी ऐसी नहीं है जो कि यहाँ पर जल की पूर्ति करती है, तो इसी वजह से जो है अरब सागर में जो है अत्यधिक लवणता पाई जाती है। इसमें देखो यहाँ पर कावेरी, कृष्णा, महानदियाँ, कई नदियों के डेल्टा मुख्य बंगाल की खाड़ी में ही है, तो इस हिसाब से जो है ये वाला रीजन जो है कम लवणता वाला है। अभी हम बात करें तो
0 से 10 के बीच कितनी है हिंद महासागर में? 35। और बंगाल की खाड़ी में 30 प्रति हजार। और अरब सागर में 36। अरब सागर में 36 है। और अरब सागर में ही जो है फारस की खाड़ी आ जाती है हमारी। फारस खाड़ी की लवणता आप देखो तो कितनी है फारस की खाड़ी में? फारस की खाड़ी की लवणता देखें तो हम कितनी है? 37। और लाल सागर की, रेड सी की, लाल सागर की है 41 लवणता है। फिर इनके अलावा जो है कुछ बंद सागरों का अगर हम देखें तो लवणता इस प्रकार से है। बंद सागरों की बात करें, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में बंद सागरों की बात करें तो हम सबसे अधिक लवणता आ जाती है बंद में। विश्व की सबसे अधिक लवणता वोन झील में आ जाती है। ये एशिया में ही वोन झील। और इसकी लवणता है आ जाती है 300 से अधिक लवणता है इसमें। और इसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर की जो विश्व की दूसरे नंबर पर लवणता में आता है मृत सागर। इसकी लवणता है 238। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा, ये दोनों ही एशिया में ही आ जाते हैं। और तीसरे नंबर पर अत्यधिक लवणता में आ जाता है ग्रेट साल्ट लेक। ये यूएसए में पड़ती है। इसकी लवणता कितनी है? 200। ये आ गई हमारी मुख्य। और कम लवणता में हमारी यही रहेगी बाल्टिक सागर आ गया। और इसके साथ लगते जैसे लगभग जो है कम में आ जाते हैं हमारे यूरोप में ही कई तो जिनकी जो 2 से 3 तक की, जैसे बाल्टिक सागर हो गया, इसके साथ लगते ही 1-2 सागर बोत्सवाना इत्यादि आ जाते हैं जिनकी जो है लवणता बिल्कुल ही कम है। तो ये तो था हमारा क्षैतिज वितरण। और लंबवत वितरण में हम बात करें तो कहीं पर जो है कोई सीक्वेंस नहीं है, कहीं पर लवणता बढ़ जाती है तो कहीं पर कम हो जाती है। इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कभी। भूमध्य रेखा जैसे ऊपर स्वच्छ जल की पूर्ति हो जाती है वर्षा के कारण, तो वहाँ पर तो ऊपर कम है और नीचे जाने पर लवणता बढ़ती है। और इसी प्रकार से जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में भी ऊंचाई पर जो है लवणता कम है, धीरे धीरे आंतरिक भागों में जाने पर लवणता बढ़ जाती है। तो कहीं पर लवणता बढ़ती है, कहीं पर बढ़ती है, वो अलग से हम वीडियो में बात करेंगे। और जैसे ये वाले कर्क और मकर रेखा के वही है 20 से 40 के बीच के जो अक्षांश है, यहाँ पर जो है गहराई में जाने पर थोड़ी लवणता कम हो जाती है। थैंक यू।